अगर आपकी हड्डी टूट जाए ना, तो एक्सरे में तुरंत एक सफेद लकीर दिख जाती है। डॉक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए दिक्कत यहाँ है। हाँ बिल्कुल। सब कुछ एकदम बाइनरी और स्पष्ट होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब हमारी अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सामाजिक ताने बाने में कोई फ्रैक्चर आता है, तो उसे ढूंढने के लिए हम कौन सा एक्सरे इस्तेमाल करेंगे? और यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय नीतियों और प्रशासन की बात करते हैं तो हम एक ऐसे परिदृश्य तो देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से धुंधला है। जी। मतलब इसे आप मडी वाटर्स कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यहाँ नियम रोज बदल रहे हैं और कोई भी घटना ना आइसोलेशन में नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी धुंधले पानी में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास आज सरकारी डेटा, अदालती फैसलों और आर्थिक रिपोर्टों का एक बड़ा अंबार है। हमारा मिशन बहुत साफ है। यूपीएससी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं के इस शोर से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के मोती निकालना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि वो क्यों हुआ और रोजमर्रा की ये खबरें बड़ी नीतियों को कैसे आकार देती हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो किसी भी लोकतंत्र की नींव है। मेरा मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की ताकत के बीच की रस्साकशी। देखिए, ये रस्साकशी ना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक आपराधिक मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जी, लेकिन हमारे लिए यहाँ किसी राजनेता का नाम अहम नहीं है, बल्कि अदालत की वो टिप्पणी अहम है जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को फिर से परिभाषित किया है। हाँ, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। एकदम सही। तो क्या ये एक तरह से पुलिस की उस आम प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश है जहां राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? सटीक बात है। अदालत दरअसल न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक चेक एंड बैलेंस स्थापित कर रही है। जब अदालत कहती है कि गिरफ्तारी पहला कदम नहीं हो सकती, तो वो असहमति की जगह को सुरक्षित कर रही है। जाहिर है, क्योंकि अगर राज्य बिना किसी ठोस कारण के किसी की आजादी छीन सकता है, तो फिर अनुच्छेद 21 का मूल अर्थ ही खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए, असहमति की ये जगह अब सिर्फ सड़कों या रैलियों तक सीमित नहीं है। आज सबसे बड़ी बहस डिजिटल दुनिया में हो रही है और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों में जो ताज़ा बदलाव हो रहे हैं वे तो वाकई चौंकाने वाले हैं, खासतौर पर सेफ हार्बर को लेकर। सेफ हार्बर। पहले हम अपने श्रोताओं को जरा ये बता दें कि ये सेफ हार्बर होता क्या है। हाँ, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल के मालिक हैं। अगर कोई ग्राहक मॉल के अंदर आके कुछ गलत करता है तो उसके लिए आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से सेफ हार्बर न सोशल मीडिया कंपनियों को एक कानूनी ढाल देता है कि यूजर्स के पोस्ट के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन शर्त ये भी तो है कि जब सरकार कहे तो उन्हें वो पोस्ट हटाना होगा, और पहले इसके लिए कंपनियों के पास 36 घंटे का समय होता था। अब इसे घटाकर महज 3 घंटे कर दिया गया है। हाँ। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सेफ हार्बर एक ऐसे हाईवे की तरह नहीं बन गया है जहां सरकार हर रोज स्पीड लिमिट बदल रही है और हर प्लेटफॉर्म के मन में जुर्माना लगने का डर बैठा हुआ है? बिल्कुल। और डर सिर्फ स्पीड लिमिट बदलने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि चालान कौन काट रहा है। अच्छा। देखिए, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कंटेंट ब्लॉक करवाती है, लेकिन अब राज्य सरकारें भी पीछे नहीं है। तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सहयोग पोर्टल के जरिए सीधे टेक कंपनियों को नोटिस भेज रहे हैं। यानी अब राज्य की पुलिस भी सीधे प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के लिए कह रही है। जी, और इससे ना एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन पैदा हो गई है कि ये एक्चुअल नॉलेज यानी वास्तविक ज्ञान की परिभाषा आखिर है क्या। अगर 3 घंटे में कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाया गया तो कंपनी अपनी कानूनी ढाल खो देगी। ये एक तरह का नया सेंसरशिप ढांचा तैयार कर रहा है जहां प्लेटफॉर्म्स डर के मारे जरूरत से ज्यादा कंटेंट डिलीट करने लगेंगे। ये तो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालेगा। वैसे अधिकारों और निजता की इस चर्चा में मुझे सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट का एक नया मामला बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा मामला? एक पत्नी ने आरटीआई के तहत अपने पति के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी मांगी थी। ओह हाँ, और अदालत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरह से व्यक्तिगत जानकारी है। सही बात है। आरटीआई अधिनियम के तहत इसे तभी सार्वजनिक किया जा सकता है जब इसमें कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित शामिल हो।
एक पति पत्नी के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद सार्वजनिक हित की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जरा रुकिए, अगर उस महिला को अदालत से गुजारा भत्ता चाहिए तो वो कैसे साबित करेगी कि उसके पति की असली आमदनी क्या है? क्या इसे न्याय मिलने में रुकावट नहीं आएगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है रजनेश बनाम नेहा। अच्छा। इस फैसले के तहत पारिवारिक अदालतों में गुजारा भत्ते के मामलों में पति और पत्नी दोनों को अपनी आय और संपत्तियों का हलफनामा अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। यानी आपको जानकारी आरटीआई नाम के शॉर्टकट से नहीं बल्कि उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए मिलेगी। तो मतलब न्याय का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस सही दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। अधिकारों की बात हो रही है तो नागरिकता नियमों में भी एक अपडेट आया है जी। 2009 के नियमों में संशोधन करके अब ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन आवेदन और नागरिकता छोड़ने की नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये प्रशासन को सुगम बनाने की दिशा में अच्छा कदम है। नई वेबसाइट के जरिए कागजी कार्रवाई काफी कम होगी, लेकिन इसमें एक बहुत सख्त नियम भी जोड़ा गया है। वो क्या? कोई भी नाबालिग बच्चा एक ही समय में किसी अन्य देश का पासपोर्ट और भारतीय पासपोर्ट दोनों नहीं रख सकता। यानी भारत दोहरी नागरिकता को लेकर अपने रुख पर बिल्कुल अड़े है। बिल्कुल। खैर, अदालतों और नियमों की ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम उन वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलें तो जमीनी हकीकत पर रोजगार और सेहत की एक बिल्कुल अलग ही जंग चल रही है। और मुझे सबसे ज्यादा उलझी हुई स्थिति गिग इकोनॉमी की लगती है। गिग वर्कर्स की स्थिति ना हमेशा से त्रिशंकु जैसी रही है। वे कर्मचारी कहलाते नहीं और पूरी तरह से स्वतंत्र ठेकेदार वे होते नहीं। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस दिशा में एक संस्थागत शुरुआत की है। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने देश का पहला इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। जी बिल्कुल। पर अभी तक तो ये होता था कि अगर किसी डिलीवरी पार्टनर या कैब ड्राइवर को कोई दिक्कत है तो वो बस एक ऐप के ऑटोमेटेड चैटबॉट से लड़ता रहता था। ये नया पोर्टल असल में जमीन पर क्या बदलेगा? देखिए, ये पोर्टल उस चैटबॉट वाले सिस्टम को जिम्मेदार बनाएगा। सरकार ने 12 लाख गिग वर्कर्स का डेटा इकट्ठा किया है। अब नियम ये है कि हर कंपनी को एक इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनानी होगी जिसमें इंसान होंगे, बॉट नहीं। अरे वाह। और जब कोई मजदूर सरकारी पोर्टल पर शिकायत करेगा तो वो सीधे कंपनी की उस कमेटी के पास जाएगी और उन्हें एक तय समय सीमा में उसका समाधान करना होगा। यहाँ राज्य सरकार एक मध्यस्थ की तरह खड़ी है। चित्र को औपचारिक रूप देने का एक शानदार तरीका है और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम औपचारिक कार्यबल की बात करते हैं तो उदयती फाउंडेशन की क्लोज द जेंडर गैप रिपोर्ट के आंकड़े काफी विरोधाभासी हैं। कैसे? रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में महिलाओं की भागीदारी 48% है, लेकिन निर्माण क्षेत्र में महज 2%। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो भागीदारी की संख्या नहीं बल्कि रोजगार की गुणवत्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक 57% महिलाओं के पास कोई लिखित जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वे कागजों पर तो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन असल में उनके पास कानूनी सुरक्षा या मातृत्व अवकाश जैसी कोई गारंटी नहीं है। कल को उन्हें बिना किसी नोटिस के काम से निकाला जा सकता है। बिल्कुल। इसे आप औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार कह सकते हैं। और ये समस्या सिर्फ निचले स्तर पर नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 48% कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में एक भी महिला नहीं है। 2026 में आकर भी हम नेतृत्व के स्तर पर इतनी बड़ी असमानता देख रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है। ये तो हुई कॉर्पोरेट की बात, लेकिन जो मजदूर खुले आसमान के नीचे काम करते हैं उनके लिए जलवायु परिवर्तन अब एक बहुत बड़ा श्रम मुद्दा बन चुका है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह शहरी हीट वेव ने कहर बरपाया है, निर्माण और कृषि श्रमिकों की स्थिति डराने वाली है। इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव एक्शन प्लान लागू किया है। इसकी सबसे प्रमुख सिफारिश ये है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुले आसमान के नीचे काम करने पर रोक लगाई जाए। सुनने में तो ये नीति बहुत मानवीय लगती है, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट याद आ रही है जिसमें मनरेगा के तहत काम करने वाली एक महिला मजदूर का जिक्र था। जी। उसे कहा कि अगर वो 3 घंटे का ब्रेक लेगी तो उसका काम पूरा नहीं होगा और उसकी दिहाड़ी कट जाएगी। ऐसे मजदूर क्या करें? उनके लिए तो ये पेट की आग और आसमान की आग के बीच का चुनाव है ना। बिल्कुल, और यही नीति निर्माण और जमीनी हकीकत के बीच की खाई है। जब हम ऐसी नीतियां बनाते हैं तो हमें ये भी सोचना होगा कि इस 3 घंटे के ब्रेक के दौरान उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सही बात है। और जब वे भीषण गर्मी में बीमार पड़ते हैं
तो उन्हें उसी जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की शरण लेनी पड़ती है। स्वास्थ्य व्यवस्था से मुझे 80वें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के सर्वे की याद आई। इस सर्वे के आंकड़े मुझे आपस में काफी टकराते हुए दिखे। वो कैसे? एक तरफ ये कहता है कि स्वास्थ्य पर होने वाला औसत आउट ऑफ पॉकेट खर्च, मतलब जो पैसा मरीज अपनी जेब से देता है, वो बढ़कर दुगना हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती होने का मध्यमान खर्च घटकर लगभग 11,285 रुपए रह गया है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से खर्च घटा है तो अस्पताल में भर्ती होने की दर 2014 के स्तर पर वापस क्यों नहीं आई? क्या कागज पर बीमा होने का मतलब सचमुच इलाज मिल जाना है? इसे समझने के लिए हमें अस्पतालों के बिलिंग सिस्टम को डिकोड करना होगा। ये जो खर्च कम हुआ है ना, वो सिर्फ बिस्तर और बुनियादी सुविधाओं का है, लेकिन असली खेल छुपी हुई लागतों का है। छुपी हुई लागतें? जी, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार जो पैकेज अस्पतालों को देती है, वो अक्सर बाजार दर से कम होता है। तो निजी अस्पताल इसका नुकसान कैसे पूरा करते हैं? वे मरीजों को महंगे डायग्नोस्टिक्स, MRI या बाहर से दवाइयां लाने के लिए कहते हैं, जो बीमा कवर में नहीं होते। यानी बीमा सिर्फ आपके बिस्तर का खर्च उठा रहा है, आपके असली इलाज का नहीं। ये वाकई एक आहा मोमेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा के दावों को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ नीतियां काफी नहीं हैं, पीछे एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना की ओर चलते हैं। अप्रैल 2026 में भारत का GST संग्रह 2.43 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले 8.7% की वृद्धि। ये तो एक बहुत अच्छी खबर लग रही है। हाँ, ये अच्छी खबर है, लेकिन इसके भीतर का अर्थशास्त्र थोड़ी अलग कहानी कहता है। अगर आप डेटा को गहराई से देखें तो ये वृद्धि मुख्य रूप से आयात पर लगे करों में 26% की भारी छलांग के कारण हुई है। अच्छा। जबकि घरेलू बिक्री से होने वाला कर संग्रह बहुत धीमी गति से बढ़ा है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? क्या हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान बाहर से मंगा रहे हैं और घरेलू बाजार में लोग उतना खर्च नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सटीक कहा आपने। हमारी बाहरी मांग मजबूत है, लेकिन घरेलू खपत को अभी और रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। और अर्थव्यवस्था को ऐसे किसी भी असंतुलन से बचाने के लिए रिजर्व बैंक भी बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव कर रहा है। उन्होंने बैड लोन के लिए नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ECL ढांचा पेश किया है। मैंने ये टर्म कई बार पढ़ी है। ये IFRS के तर्ज पर है, लेकिन आम आदमी के लिए ये काम कैसे करता है? अभी तक भारतीय बैंक इनकर्ड लॉस मॉडल पर काम करते थे, यानी जब कोई लोन डूबने लगता था या NPA बन जाता था, तब बैंक उसके नुकसान की भरपाई के लिए पैसे अलग रखना शुरू करते थे। हाँ। लेकिन नई ECL सिस्टम का मतलब है कि बैंक को लोन देते समय पहले दिन ही ये गणना करनी होगी कि भविष्य में इसके डिफॉल्ट होने का कितना जोखिम है, और उसी हिसाब से पहले से पैसे सुरक्षित रखने होंगे। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि बैंक अब बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही इलाज के लिए पैसे अलग रखना शुरू कर देंगे? बिल्कुल। मतलब अगली बार जब कोई श्रोता बैंक में होम लोन या बिजनेस लोन लेने जाएगा तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री की जांच और भी सख्त हो सकती है। हाँ, शुरुआत में इसके कारण बैंकों की लागत थोड़ी बढ़ सकती है और शायद लोन थोड़े महंगे भी हो जाएं, लेकिन लंबी अवधि में ये सिस्टम बैंकों को 2008 जैसी किसी बड़ी वैश्विक मंदी में ढहने से बचाएगा। अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो रही है। तो चलिए अब भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सरकार की PM E-ड्राइव योजना CESL ने 14,028 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर पूरा कर लिया है। अब राज्यों के लिए ये बसें आ रही हैं। बसें तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो गई है। कैसी चुनौती? राज्यों के पास इन बसों को खड़ी करने और चार्ज करने के लिए डिपो की क्षमता ही नहीं है। ई-बसों को हाई टेंशन चार्जिंग ग्रिड चाहिए, रातों रात बड़े ट्रांसफार्मर चाहिए। यानी हमने बसें तो खरीद लीं, लेकिन हमारे पास उनके लिए गैराज नहीं है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक नई ई-बस योजना लाने की तैयारी कर रही है, जो सिर्फ बसें नहीं देगी बल्कि पूरे इकोसिस्टम और डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगी। ये तो बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भरता की इसी कड़ी में फार्मा सेक्टर भी अपनी सप्लाई चेन का कड़ा मूल्यांकन कर रहा है। फार्मासिल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई चेन का असेसमेंट कर रहा है। ये PLI योजना को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किया जा रहा है ना? सही कहा। कोविड के दौरान हमने देखा था कि पैरासिटामोल जैसी आम दवा के लिए भी हम कच्चे माल के लिए चीन पर कितने निर्भर थे। सरकार PLI के जरिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहती है,
लेकिन फार्मासिल ये असेसमेंट कर रहा है कि जमीन पर असल में कौन सी रुकावटें हैं जो कंपनियों को यहाँ निर्माण करने से रोक रही हैं। ये साफ है कि घरेलू आर्थिक विकास को सिर्फ पैसों के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता, उसे पर्यावरण और वैश्विक भू राजनीति की कसौटी पर भी खरा उतरना होता है। बिल्कुल। जो हमें ले चलता है पर्यावरण और कूटनीति की तरफ। हैदराबाद के बीचों बीच स्थित KBR नेशनल पार्क आज फिर विवादों में है। उसके इर्द गिर्द 6 नए फ्लाईओवर और H-City प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये पूरा विवाद ना इको सेंसिटिव जोन की परिभाषा पर टिका है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोदावरमन फैसले में स्पष्ट किया था कि संरक्षित जंगलों और पार्कों के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का डिफॉल्ट इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो फिर ये फ्लाईओवर कैसे पास हो गए? ये तो ऐसा है जैसे आप नियम ताक पर रखकर कंक्रीट का जाल बिछा दें और फिर अदालत में कहें कि अब तो इसमें जनता का करोड़ों रुपया लग चुका है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से कई बार शहर नियोजक इसी तर्क का इस्तेमाल करते हैं। वे विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे देते हैं और बाद में पर्यावरण नियमों को किनारे करने की कोशिश करते हैं। ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां अक्सर प्रकृति को ही हारना पड़ता है। संतुलन की बात करें तो वैश्विक कूटनीति में भी शक्तियों का संतुलन तेजी से बदल रहा है। जी। UAE ने OPEC संगठन से बाहर निकलने का जो फैसला किया है वो भी केवल 3 दिनों के नोटिस पर। उसने तेल बाजार में भूचाल ला दिया है। आखिर UAE ने इतनी हड़बड़ी में ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे सीधा सा गणित है। UAE के पास हर दिन 5 मिलियन बैरल तेल निकालने की क्षमता है, लेकिन OPEC संगठन बाजार में तेल की कीमतें ऊंची रखने के लिए कोटे तक सीमित कर देता है। अच्छा। UAE को सिर्फ 3.45 मिलियन बैरल के कोटे तक सीमित रखा गया था। अब UAE को पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, तो वो अपना मुनाफा जल्द से जल्द कमाना चाहता है। तो इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि हमारे लिए, यानी भारत जैसे तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश के लिए, इसका क्या सामरिक महत्व है? भारत के लिए ये रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी जीत हो सकती है। अगर UAE ज्यादा तेल उतारता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरेंगी। इसका सीधा फायदा हमारे आयात बिल को होगा और शायद पंप की कीमतों में गिरावट की उम्मीद भी की जा सकती है। ये वाकई एक बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट है और कूटनीति के मोर्चे पर 2 और दिलचस्प चीजें हुई हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान का तनाव, जहां पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया आई। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को सामान्य करने की प्रतिबद्धता दिख रही है। ये दिखाता है कि विदेश नीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। आर्थिक मजबूरियां देशों को बातचीत की मेज पर लाई रही हैं। बिल्कुल। और कूटनीति से बात देश की सुरक्षा पर आ जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सबसे अहम पहलू है देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना। जी। मणिपुर शांति वार्ता में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कुकी जो विद्रोही गुटों के साथ रुकी हुई सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वार्ता को फिर से शुरू किया गया है। हाँ, ये जो SO समझौता है, इसे फिर से शुरू करना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है। बिना बंदूकें शांत किए आप किसी राजनीतिक समाधान पे चर्चा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सुरक्षा के मोर्चे पर मुंबई में भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करके 349 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकेन जब्त की है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इस स्तर के सिंडिकेट को पकड़ने के लिए वित्तीय लेन देन को डिकोड करना पड़ता है। इस सप्लाई को काटना संगठित अपराध की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के बराबर है। वाकई। तो आज के इस सफर में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारी व्यक्तिगत आज़ादी तय करते हैं, कैसे सेफ हार्बर के नियम हमारी डिजिटल आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने गिग इकोनॉमी के अधिकार, महिला मजदूरों के संघर्ष, बैंकों के नए ECL नियम और वैश्विक भूराजनीति तक हर चीज़ का विश्लेषण किया। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो UPSC के नजरिए से हर घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीति से परे तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना और उन्हें समझना ही असली तैयारी है। सटीका। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम अक्सर साफ सुथरे एक्सरे की उम्मीद करते हैं, लेकिन नीतियां हमेशा धुंधले पानी में आकार लेती हैं। अंत में एक विचार जिस पर सभी को गौर करना चाहिए। आज हमने डिजिटल सेंसरशिप से लेकर जलवायु परिवर्तन और गिग इकोनॉमी के अधिकारों तक की बात की। कानून और नीतियां तो बन रही हैं, लेकिन तकनीक और जलवायु जिस रफ्तार से बदल रहे हैं, क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा उस गति से खुद को ढाल पा रहा है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हम महज प्रतिक्रिया दे रहे हैं या भविष्य के लिए सच में तैयार हैं?
इस सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।